चलो इधर देखना जरा। तो आज हमारा नया टॉपिक है, सुंदर एवं सुशील सा टॉपिक डालेंगे भैया अपन। दैट इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। टॉपिक डालो, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बराबर है क्या? हम इस चैप्टर को ना पूरे 3 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, बराबर। ऐसा कोई पार्ट हमारा एनसीईआरटी बना के नहीं देता है, बराबर है क्या? ऐसा कोई पार्ट हमारा एनसीईआरटी बना के नहीं देगा, ये पार्ट हम खुद से बनाएंगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में देखेंगे कि भैया हमारा मतलब क्या देखेंगे, अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है भाई। फिलहाल हम लोग कितने पार्ट में पढ़ने वाले हैं इसको? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, मतलब इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे अपन। क्लियर है भाई? पार्ट सी खत्म, चैप्टर खत्म। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? तो ये हमारी बातें हो गई। रही बात एग्जाम से रिलेटेड, तो भैया ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता भैया, और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, एकदम फिक्स है। बोर्ड, अरे यार गिनती का 4 गो तो टॉपिक है हमारे पास फिजिकल में। एगो सबसे बड़ा टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे छोटा टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन, उससे छोटा है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, और सबसे छोटा है हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट तुमको पता ही होगा कि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, पर फिर भी अपन पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? हमारे सिलेबस से बहुत हद तक सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया, मतलब लगभग अब क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से एकदम कम आएगा। समझ में आएगा? लेकिन आएगा तो सही। तो अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो हम उस चैप्टर को पूरा करेंगे, मतलब अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी आता है तो अपन उस चैप्टर को करेंगे। अरे क्लियर है भाई? रही बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो भैया ये हमारे पूरे 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है, मतलब सबसे बड़ा टॉपिक। इससे बड़ा टॉपिक हमारा दोबारा नहीं। और यकीन मानना भैया ये एक बार में ही समझ में आएगा। अगर इस बार नहीं समझ पाया तो फिर अगली बार फिर नहीं समझ पाओगे। समझ में? और इसका हर एक लेक्चर जो है ना वो पहले लेक्चर से इंटरलिंक्ड होता है ना, हमेशा। अगर एक लेक्चर छूटा तो अगला लेक्चर फिर समझ में नहीं आएगा, फिर अगला लेक्चर किया तो फिर उसका अगला वाला समझ में आएगा, क्योंकि हर दिन जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है भाई? तो थोड़ा सा एब्सेंट करने के बारे में कम सोचेंगे, है ना भाई? और एब्सेंट करेंगे तो अपना झेलेंगे। क्लियर है भाई? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के एग्जाम की बात करें तो भैया इससे क्वेश्चन नहीं आए, पॉसिबिलिटी ये नहीं। हर साल क्वेश्चन आएगा, और यकीन मानो ना इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बनता है, सच बता रहा। पर एग्जैक्टली बात करें ना तुमको किसी क्वेश्चन में, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब टफ पोर्शन है हमारा। ठीक है भाई? पूरे 12th का हमारा सबसे टफ पोर्शन होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पर यकीन करो इसके क्वेश्चन करने का तरीका जो है ना एकदम छोटा छोटा, मतलब एकदम छोटा छोटा तरीका याद रखोगे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। सही है क्या? मतलब इसमें हर एक बात इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है। ये बात हम पहले बता चुके हैं, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं तो हम रिड्यूस होते हैं कि ऑक्सीडाइज? इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिसीव करते हैं तो हम रिड्यूस होते हैं, अगर हम छोड़ देते हैं तो हम क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। अरे याद है ना? अरे याद है, डी आर दे दिया तो रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट, याद है? तो दे दिए तो सामने वाले को दिए तो सामने वाला रिड्यूस हुआ ना, तो हम क्या हुए? ऑक्सीडाइज। तो ये वाला बात पहले से याद है क्या? इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके थे हम लोग। बस यही चीज, बस हमको पूरे इनऑर्गेनिक का बस एक यही चीज तुमको याद रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या होते हैं? रिड्यूस। और अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। और हम ऑक्सीडाइज होंगे तो सामने वाले को क्या करेंगे? रिड्यूस। और हम रिड्यूस होंगे तो सामने वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। मतलब हम क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम रिड्यूस कर दिए सामने वाले को तो हम क्या हो जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। बस यही, बस पूरे इनऑर्गेनिक से बस इतना सा पॉइंट याद रखना, एकदम सिंपल सा पॉइंट है ना। तो घर पे जाके आईपी और ईए पढ़ लोगे क्या? आईपी और ईए में दे रखा है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे कौन क्या करता है, कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है भाई? तो इसको कर लेना प्लीज। कॉपी में पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा दोनों टॉपिक करने में। क्लियर है? तो इतना काम अपन कर लेंगे। ठीक है भाई? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तुम चाहे जो कर लो इस चैप्टर को एकदम अच्छे से करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आ जाओ। समझना, इस पूरे चैप्टर में हम एग्जैक्टली करते क्या है, हमारे पास बैटरी होता है, मतलब सेल होता है,
अच्छा, सेल जो होता है ना उसमें होता क्या है एग्जैक्टली, सेल में हम लोग केमिकल डाले होते हैं। अरे हमारे पास जो बैटरी है इन्वर्टर का, अभी लाइट खत्म होगा तो इन्वर्टर पे चलेगा ना फैन भैया। तो वो जो बैटरी होता है उसके अंदर है क्या, उसके में जिंक है। अरे ये है ना, जिंक इलेक्ट्रोड होगा, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड होगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रोड होंगे। समझ में आ रहा है, मतलब उसके में पूरा का पूरा केमिकल भरा हुआ है। और वो मतलब उसके अंदर ना एनर्जी स्टोर रहता है केमिकल के फॉर्म में, सही है ना भाई। और वही केमिकल जब टूटता है उसके अंदर में तो फिर क्या करता है, एक हीट को रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। और वही इन्वर्टर क्या करता है ना, उस एनर्जी को यूज करता है और उसको किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमारे को सप्लाई दे देता है। समझ में आ रहा है क्या, बस यही चीज होती है किसके अंदर, हमारे बैटरी के अंदर, हमारे सेल के अंदर। अरे एक छोटा सा सेल होता है, एक छोटा सा है तो हम उसको सेल बोलते हैं, और पूरे सेल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। जब सेल, अब जैसे मान लो कि जो पेंसिल बैटरी होता है ना भाई, इतना लंबा सा, अगर एगो है तो हमारे पास सेल है, एगो है तो हमारे पास सेल है, और बहुत सारा का झुंड बना दे तो बैटरी। अरे समझ में आ रहा है, बहुत सारे का झुंड बना दे तो क्या है हमारे पास, बैटरी। क्लियर है भाई, तो समझना, तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कि केमिकल एनर्जी होती है ना। तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी होता है वो कैसा होता है भैया, केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर जो एनर्जी होता है वो कैसा होता है भैया, केमिकल एनर्जी। और वही केमिकल एनर्जी हमको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मिलता है। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया हर वक्त हमारा जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। अरे सही बात गलत बात है ना, हर टाइम क्या होते रहता है, बोलो भैया, हर टाइम हमारा जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होते रहता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता रहता है। मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बस यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारा केमिकल एनर्जी जो है वो अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो सबसे पहले ये देखने के लिए, तो सबसे पहले मुझे बैटरी बनाना पड़ेगा है। आज तक हम लोग बोल देते हैं ना कि ये देखो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है, तो हम कब बोलेंगे कि भैया वो इलेक्ट्रोड है। आज तक मालूम है क्या कि इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है, एग्जैक्ट मतलब इलेक्ट्रोड का नहीं मालूम है भैया। अच्छा, मतलब का मतलब हिंदी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना, हाँ, उसका मीनिंग, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भैया अपने को अभी तक ही नहीं, हम लोग सब पढ़ेंगे कब हम उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, है ना, कब हम उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, है ना, ये सब अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर भाई, अरे है ना, यहाँ तक समझ में आई नहीं आई, अरे आया या नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करने वाले हैं, हमारा जो यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारे पास केमिकल एनर्जी। क्या होगा हमारे पास, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में स्टोर नहीं करते हैं क्या बैटरी के अंदर, क्या बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं क्या, हमारा मोबाइल फोन चार्ज होता है, इन्वर्टर का बैटरी चार्ज होता है, अरे बहुत सारे अप्लायंसेस है ना जिसके बैटरी को हम चार्ज करते हैं। अरे होता कि नहीं होता भैया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि उस वक्त जैसे जब हम अभी फोन चला रहे हैं ना भैया, ये देख भाई, क्या इसको पावर सोर्स से कनेक्ट किए हुए हैं क्या, नहीं, उसके बावजूद अगर अपन इसको चला रहे हैं, मतलब इसका जो बैटरी है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, बैटरी खत्म हो जाता है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलते हैं, केमिकल एनर्जी में। हम बोलते हैं कि भैया तुम एनर्जी स्टोर कर लो ताकि हमको फिर बाद में दे सको। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो सकता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, केमिकल में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है, और ये किसकी मदद से होगा भैया, अभी कोई भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदले उसके लिए मेरे को बैटरी चाहिए या नहीं चाहिए, अरे चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ बोले कि भैया यहाँ पे एक सेल इन्वॉल्व होगा, क्या इन्वॉल्व होगा भैया, सेल। और यही सेल का जब तुम कॉम्बिनेशन बना दोगे तो ये बाद में क्या बन जाएगा भैया, बैटरी। जब बहुत सारा सेल एक साथ जोड़ दोगे तो वो क्या बनेगा, बैटरी। अरे यार कभी तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पढ़ा था क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो उसमें बोलते हैं ना बहुत सारे सेल को जोड़ देते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना भाई, तो वही चीज यहाँ भी है। तो हमारे पास अगर एक है तब हम उसको क्या बोलेंगे, सेल, और जब बहुत सारा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। क्लियर है भाई, अरे आया नहीं आया, मतलब अगर एक से अधिक है तो उसको बैटरी बोलेंगे, ठीक है भाई। रिमोट में क्या को लगता है, दो गो, वो क्या है भैया, बैटरी। किसी भी अप्लायंसेस में उठा के देख लो भैया एक से अधिक लगता है मैक्सिमम में, इसीलिए भैया नाम प्रचलन हो गया है क्या, बैटरी। अगर मैक्सिमम में एक लग रहा होता तो क्या नाम बनता, सेल। सही है क्या, अरे आया नहीं आया। और साथ में यहाँ पे जो सेल वर्ड है ना इसका मतलब लोग कोशिका समझ लेता है कि नहीं भाई, है उससे भी थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, इस वजह से उसको हम लोग बैटरी बोलना ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब गांव में चल जाओ बोलना सेल दो, है ना, यकीन मानो चप्पल निकाल के मारेगा बोलेगा बेटा सेल होता कच्ची है बे, है ना, फिर बाद में बोलेगा बैटरी दो तो बैटरी देगा। क्लियर भाई, बहुत लोग समझता ही नहीं है इस चीज को। तो ये बात हो गई। तो हमारे पास केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, हमारा बैटरी। क्लियर है भाई, हमारा सेल, कोई दिक्कत भाई। अब सेल हमारा कितने तरह का हो जाएगा, दो तरह का। एक वो सेल हो सकता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे,
और एक वो सेल होगा जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करे। ये दोनों अलग अलग होगा। जबकि हमारे मोबाइल की बैटरी की बात करो चाहे इन्वर्टर की बैटरी की बात करो, इन दोनों प्रॉपर्टी को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, करते हैं ना भैया। वो चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। हमारा फोन चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। अरे होता कि नहीं होता भैया, होता कि नहीं। लेकिन ये दोनों बैटरी जो है ना वो अलग अलग होता है। मतलब टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा डिस्चार्ज होने वाला सेल और एक हो जाएगा चार्ज होने वाला सेल, बराबर है क्या। और बाद में हम इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ लेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या। मतलब हम उसको क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करवा के हम किसी तरह उसका सर्किट कंप्लीट करवाएंगे, बराबर है ना। जब हम दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तब वो दोनों प्रॉपर्टी करेगा, चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी वही होगा। समझ में आ रहा है क्या। अरे वही होगा, जो वही बैटरी होगा जो चार्ज भी हो रहा है और वही बैटरी है जो डिस्चार्ज भी हो रहा है, समझ। अब ऐसा नहीं ना होता है कि भैया मोबाइल का बैटरी खत्म हो रहा है, मोबाइल खोल नया बैटरी लगा, नहीं ऐसा होता है क्या, नहीं। लेकिन हमारे पास जो पेंसिल सेल होता है, क्या तुम उसको चार्ज करते हो क्या, नहीं। वो सिंपल सिर्फ क्या कर सकता है, हमने उसको आर्टिफिशियली केमिकल एनर्जी को हमने उसमें स्टोर कर दिया है, बराबर। जो एनर्जी केमिकल में स्टोर होता है उसको हमने बैटरी के फॉर्म में एडजस्ट कर दिया है, बराबर है क्या। जब उसका सर्किट कंप्लीट होता है तो उसी के अंदर का केमिकल टूटता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी बदल दिया जाता है इलेक्ट्रिकल में और हमारा काम चल जाता है। अरे सही बात या गलत बात, अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई। तो ये हमारी बातें होती। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंपल क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बस यही चीज सीखेंगे अपन, बराबर है क्या। तो इसको लिखेंगे, उसका टॉपिक डालना टाइप्स ऑफ सेल। दो तरह का हमारे पास सेल होगा, एक वो सेल जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एक वो होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, केमिकल एनर्जी में। सही बात गलत बात, इसको लिख लेंगे, ठीक है भाई। यहां पे अपन टॉपिक डालेंगे टाइप्स ऑफ सेल। हमारा जो टाइप ऑफ सेल है, अच्छा देखना भैया, कॉपी में हम लेफ्ट राइट अभी डिसाइड कर लेंगे कि हम लेफ्ट में हमेशा किसको लिखेंगे और राइट में हमेशा किसको लिखेंगे, बराबर है क्या। और पूरे पूरे चैप्टर में, अरे यार जैसे सॉल्यूशन के पूरे चैप्टर में हम एनबी हमेशा किसको माने थे, सॉल्यूट को, मोल ऑफ सॉल्यूट, और Na किसको माने थे, सॉल्वेंट को। वैसे ही हम पूरे चैप्टर में लेफ्ट एक साथ मानेंगे, राइट एक साइड। अब ऐसा नहीं है कि तुम बाद में बदल दोगे, नहीं राइट वाला लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट वाला राइट में लिख दो, ऐसा नहीं करेंगे भैया। अब हमारा जो पूरा चैप्टर चलेगा ना, उस पूरे चैप्टर में तुम लेफ्ट में एनोड मानोगे, राइट में कैथोड मानोगे, बराबर है क्या। हर बार चाहे तुम डायग्राम बनाओ चाहे तुम कुछ करो, समझ में आए। लेफ्ट साइड तुम क्या बनाओगे, एनोड, और राइट साइड क्या बनाओगे, कैथोड। वो हम लोग अपना कन्वेंशन ले लेंगे और पूरा चैप्टर में यही चलेगा, पूरे चैप्टर कोई चेंज नहीं, बराबर है क्या। ताकि तुमको याद हो जाएगा, अच्छा लेफ्ट साइड मेरे को यही बनाना है, सही है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल की, टाइप्स ऑफ सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो यहाँ पे जो सेल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल है, ये किस टाइप का सेल है भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। किस तरह का है भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल। क्यों बोल रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या। अबे ये जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में है ना भैया, अरे इसी के बीच में ना कन्वर्सेशन है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, तो समझना। तो हमारे पास जो सबसे पहला हो जाएगा वो हो जाएगा जब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और दूसरा सेल वो हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। अरे सही है क्या। हमारे पास दो तरह के सेल होंगे, उसमें हमारे पास क्या क्या होगा बोलो जरा। एक वो होगा जब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, और एक वो होगा जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। आज तक सर ईएमएफ बताए हैं क्या फिजिक्स वाले, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बताए ना कि भैया ईएमएफ किसी भी बैटरी का वोल्टेज होता है ना। बताए क्या वोल्टेज कैसे निकालते हैं, अरे वो तो वोल्टेज पहले से है, वो एक से तो निकाल लिए, यही था ना भैया। या तो वोल्टेज दिया रहता है, नहीं तो करंट दिया है तो तुम वोल्टेज निकाल लो। हम आज पहली बार बताएंगे कि हम बैटरी बना के उसका वोल्टेज मेंटेन करेंगे। अगर हमको 10 वोल्ट का बैटरी बनाना है तो हम 10 वोल्ट का बैटरी कैसे बनाएंगे, वो आज हम मेंटेन करेंगे। समझ में आया क्या, मतलब हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्लियर है भाई। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल है,
और टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास कितने तरह के हो गए भैया? दो तरह के। एक वो जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। और एक वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल। अच्छा, तुम लोग जो केमिस्ट्री में, तुम लोग जो फिजिक्स में पढ़ा था ईएमएफ, उसमें तुम उसी को वोल्टेज बोल रहे थे क्या? हैं? अरे उसी ईएमएफ को तुम वोल्टेज बोल रहे थे क्या? है ना भैया? तो हम वोल्टेज बना रहे हैं, तो क्या हम इसको वोल्टिक सेल बोल सकते हैं? वोल्टिक सेल बराबर। तो भैया देखना, जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टिक या फिर डेनियल सेल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वापस से बोलना, डेनियल या फिर वोल्टिक सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डेनियल या फिर वोल्टिक सेल। टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास दो तरह के हो गए, जब हम लोग केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करें। जब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे तब हम बोले, अच्छा देखो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास क्या हो गया भैया? डेनियल सेल या फिर वोल्टिक सेल। कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो इसके बाद आगे बात कर। जो हमारा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदले? केमिकल एनर्जी में बदले, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदले उसको क्या बोलेंगे? डेनियल या फिर वोल्टिक सेल। वापस से बोलो, डेनियल या फिर वोल्टिक सेल। डेनियल, डेनियल या फिर वोल्टिक सेल। बोलो भैया, डेनियल या फिर वोल्टिक सेल। और जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदले उसको क्या बोलोगे भैया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे अपन उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो तुम्हारा इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है। हाँ, ये तुम्हारा ये फिजिकल का बस ये खत्म हुआ, उसका फिजिकल खत्म होते टाइम लगे। ये जो केमिकल काइनेटिक्स है वो गिनती का 5 दिन में उड़ जाता है। धुई 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 खत्म। बराबर, बहुत बहुत हो गया 5 दिन तो, है ना भाई? 5 दिन में फटाक से उड़ जाएगा वो। सही है क्या? उसमें कुछ होता ही नहीं है भाई, कुछ खास है ये नहीं है। बस शुरुआत का 3 लेक्चर अगर समझ में आए ना तो आखिरी का 2 तो खत्म टॉपिक। तो बस ये खत्म हुआ चैप्टर, उसके बाद पूरा ये खत्म। लेकिन ये चलेगा है। एक केटीजी 11th का पार्ट है, 12th का थोड़ी है। यहाँ देख लो, थर्मोडाइनमिक्स 11th का है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे देखते हैं। तुम लोग वो पढ़ चुका है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में, है ना? है ना? हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे, है कि नहीं? हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे। चलो आ जाओ। तो हम लोग यहाँ बात क्या करें? दैट इज केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल में बदले तो डेनियल या फिर वोल्टिक सेल, और जब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदले तो हम इसको क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलो एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे कि कौन सा सेल होगा। देखो अब यार पूछा जा सकता है ना एग्जैक्टली कि अगर कोई बैटरी है, अगर कोई बैटरी है और वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, क्या करता है भैया? अगर वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है तो मेरे को एक ही ऑप्शन है, या तो उसको डेनियल बोलो नहीं तो उसको वोल्टिक बोलो, है ना? दोनों में से कोई एक बोलो। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हम उसको वोल्टिक कब बोलेंगे और कब हम उसको डेनियल बोलेंगे। तो नोट में लिखेंगे, है ना? सीधे नॉर्मल स्टेटमेंट। ये खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ सेल खत्म हो गया। बराबर क्या? अब नोट लिखेंगे एकदम नॉर्मल सा स्टेटमेंट। उसमें लिखना, इफ डेनियल सेल इज कंस्ट्रक्टेड, नहीं इफ डेनियल मत लिखो, इफ सेल सीधे लिखो, सेल। इफ सेल इज कंस्ट्रक्टेड, इफ सेल इज कंस्ट्रक्टेड with the help of with the help of with the help of copper, 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 and zinc, 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 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का स्पेलिंग आता है ना भाई? ELECTRODE, इलेक्ट्रोड। with the help of copper and zinc electrode, then known as Daniell cell, then known as Daniell cell। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? कोई भी ऐसा बैटरी, वापस से सुनना,
कोई भी ऐसा बैटरी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और वो बना हो जिंक एंड कॉपर से, वो बैटरी किसका बना हो, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का अगर बना हुआ होता है तभी हम उसको डेनियल बोलेंगे। अगर बाकी जैसे कि मान लो जिंक और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, फिर क्या बोलोगे भैया, वोल्टिक सेल। अगर मान लो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है तब क्या बोलोगे, वोल्टिक। और जिंक और कॉपर का बना हुआ है तब क्या बोलोगे, डेनियल सेल। समझ में आए? अभी अगर कभी एग्जाम में दो ऑप्शन आ जाए जिसमें अलग अलग ऑप्शन हो, डेनियल और वोल्टिक, तो भैया सेल देख लेना कौन सा है। अगर जिंक और कॉपर का है तब तुम उसको क्या बोलोगे, डेनियल सेल। अगर जिंक और कॉपर का है तब तुम क्या बोलोगे उसको, डेनियल सेल। और अगर बाकी किसी का है तब तुम क्या बोलोगे, वोल्टिक सेल। और वो सेल इट मस्ट बी कि भैया इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं भैया कि भैया इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है और उसको तुम जिंक और कॉपर का बना हुआ है तो बोल दिया ये नहीं डेनियल सेल, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है भाई, वो इट मस्ट बी कि भैया वो केमिकल को किस में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब डेनियल में। बराबर है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब तुमको समझ में आ गया कि ओवरऑल पढ़ना क्या है तुमको? अरे समझ में आ गया ना ओवरऑल पढ़ना क्या है? पहला कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, पहला पार्ट जो है वो तुम पढ़ोगे केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। मतलब पहले तुम बैटरी बनाओगे और फिर तुम उसको डिस्चार्ज करोगे। अरे बोलो रे, पहले तुम बैटरी बनाओगे और फिर तुम उसको डिस्चार्ज करोगे। अच्छा, मतलब पार्ट बी में तुम क्या पढ़ने वाले हो, पहले तुम बैटरी बनाओगे और फिर तुम उसको चार्ज करोगे, है ना, डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करोगे। अरे सही बात गलत बात? और तीसरे में क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। आया नहीं आया भाई? पक्की बात है ना? यहां तक क्लियर है? चलो, तो यहां पे हम लोग साइड में वो लिख देना पार्ट ए। हमारा भैया पार्ट ए चालू हो गया। बोला था ना हमने इसको 3 पार्ट में पढ़ना है हमने को, बराबर? अपने को कितने पार्ट में पढ़ना है इसको, 3 पार्ट में। क्लियर है भाई? तो ये हमारा पार्ट ए। पार्ट ए में लिखना पार्ट ए में लिखना, मतलब तुम समझ गए होगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट ए में। किसको पढ़ने वाले हैं, डेनियल या फिर वोल्टिक सेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट बी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, और पार्ट सी में दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। क्लियर है भाई? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ लेना किसका, केमिस्ट्री का, वो वाला सॉल्यूशन वाला। ठीक है भाई, एनसीईआरटी का पढ़ लेना, हर एक लाइन पढ़ा था क्या? अरे बाकी सब के पास एनसीईआरटी है भी कि नहीं केमिस्ट्री का? अरे है ना सबके पास, तो उसको कर लेंगे प्लीज। तुम्हारे पास है कि नहीं? ओए तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? है ना, तो कर लेना। तुम्हारे पास, तुम लोग के पास है ना, तो इसको कर लेंगे अपन। क्लियर है भाई? लड़की से भरोसा नहीं भाई, सोची कि एक गति करने चोरा लाने था। चलो आ जाओ। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है ना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पढ़ लेना। अगले संडे डिस्कस करेंगे, संडे के बाद, मतलब संडे के बाद। ठीक है, संडे के बाद डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये हमारा आ गया पार्ट ए। तो पार्ट ए में अपन देखेंगे, उसमें लिखेंगे वेन एवर a metal rod is dipped, dipped, मतलब dipped, dipped, whenever a metal rod is dipped in salt solution, whenever a metal rod is dipped, 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 whenever a metal rod is dipped in salt solution of its own ion, salt solution of its own ion, following observation are observed, following observation are observed। हाँ, ऐसा मेरे को महसूस होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा।
चलो चेक करते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। हम बैटरी बनाना चालू किए हैं थोड़ा थोड़ा, अभी तक हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, खाली अभी हमारे पास मेटल रॉड है, उसको हम डिप कर रहे हैं उसके खुद के सॉल्यूशन में। ठीक है भाई, अब समझना खुद के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। क्लियर है भाई, समझना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, देखना, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसा, और हम बोल रहे हैं कि भैया ये हमारा एक मेटल रॉड है। अच्छा, मैं रॉड बोल रहा हूं, कहीं एक बार भी अभी तक इलेक्ट्रोड बोला हूं क्या? है ना भाई, मैं अभी रॉड बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक हमारा बैटरी बना नहीं है। जब बैटरी बना लोगे तो इस रॉड को किसमें बदलना पड़ेगा? इलेक्ट्रोड में। मतलब हम डिसाइड करेंगे कि कब ये रॉड को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अभी तक हम इस रॉड को इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते, अभी सिर्फ ये क्या है? रॉड है। कोई दिक्कत भाई? अच्छा, बैटरी बनाने के लिए एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये बात जानते हो ना भाई? और उसी सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं तार जोड़ के। अभी जैसे हमारे पास बैटरी है, उसमें देखना दो गो होता है, एक लाल रंग का और एक कथी, कौन, हाँ ब्लू ब्लू कुछ होता है, ग्रीन कुछ हो जाता है, ठीक है ना भाई? तो भैया एगो लाल रंग का कंफर्म होता है, वो वाला पॉजिटिव होता है और वो वाला एने वाला नेगेटिव, है ना भाई? ये चुप ले। तो ये हुआ ना भाई? अरे हुआ ना भाई? तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से तार निकालते हैं, यहाँ से तार निकालो, बीच में कनेक्शन कर दो, सर्किट कंप्लीट हो गया क्या? अरे करंट फ्लो करने लगता है ना भाई। तो बस वही, मतलब हमारे को बैटरी जब बनाना होता है तो हमारे को दो चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरी तरफ नेगेटिव होना चाहिए, और साथ में सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अरे सही बात गलत बात? तभी ना करंट फ्लो करेगा है। हाँ, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, उसी में अपना करंट घूमते रहेगा बस। ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट कर जाएगा, तुम्हारा मुंह जल जाएगा, चाहे बाल जो सीधा करवाए वो टेर हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? टेंशन नहीं लेना तुम, चलो आज उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो डिस्चार्ज होगा जरूर, है ना? ये मत सोचना कि भैया हम तो कुछ चला भी नहीं किया, डिस्चार्ज क्या ना हो गए रे, ऐसा नहीं सोचना भैया। अब ऐसा सोच काहे नहीं लेगा, मैं बताऊं काहे। अभी तुम एक बात बताओ, अभी तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रही है ना रे? अरे तुम लोग ऐसा कुछ पढ़ा है, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर कुछ करके, क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है क्या? शायद आई स्क्वायर आर, नहीं आई स्क्वायर आर, सीधे ये वाला पढ़ा है, आई स्क्वायर आर। अरे कितना एनर्जी वो रिलीज करता है, जब तार से जब करंट फ्लो करता है तो हीट नहीं निकलता है क्या? अबे निकलता है कि नहीं निकलता है? तार गर्म नहीं होता है क्या? तो वही गर्मी वाला फॉर्मूला था, तुम्हारे को पढ़ना है, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर आई, हाँ यही है, आई स्क्वायर आर ही है फॉर्मूला। बहुत दिन हो गया मेरे को पढ़े हुए, बराबर है? ऐसा ही कुछ फॉर्मूला, इसका 3 गो फॉर्मूला था, इसको फिर चेंज किया जाता है कैसे, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आई को तुम क्या लिख सकते हो? अरे आई क्या होता है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट टाइम, नहीं रे कभी? अरे वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंट, हाँ वी इंटू आर, एकदम एकदम सही, बहुत सही बात बोलता है। चलो वाले, तो आई के लिए क्या लिख सकते हैं तुम? वी इंटू आर, समझ रहे हो? तो उस तरह से तुम कर सकते हो बहुत सारा कुछ, है ना? नहीं भाई, चलो अच्छा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ए भाई फॉर्मूला गलती था रे, याद मत रखना मैं भूल चुका हूँ भाई, इधर देखो, याद मत रखना भैया, वो फॉर्मूला गलती था। इधर देखो भाई, कुछ होगा उतना मेरे को याद नहीं है, ठीक है, उतना मेरे को याद। चलो आ जाओ, तो पार्ट ए में हम लोग क्या बात की, ये हम लोग कंटेनर लिए, ये हमारे पास एक मेटल रॉड है और हम इसको डिप किए इसी के सॉल्यूशन में। इसका क्या मतलब है समझना, जैसे कि मान लो रे चोमू, तुमको मालूम है टकला कर देंगे, तुम्हारे लिए हजाम बन जाएंगे हम, ट्रिमर भी रखे हुए हैं, उड़ा देंगे सीधे। इधर देख ले, जैसे मान लो कि ये वाला जो रॉड है ना, ये जिंक का बना हुआ है। ये वाला रॉड किसका बना हुआ है भैया? जिंक का बना हुआ। तो जब जिंक का बना हुआ रॉड है ना, तो इसको किस सॉल्यूशन में डुबाएंगे? तो इसको डुबाओगे जिंक सल्फेट, चाहे जिंक कार्बोनेट, चाहे जिंक बाई कार्बोनेट। समझ में आ रहा है क्या? मतलब तुम उसको उसी के सॉल्यूशन में डुबाओगे, मतलब जिंके का सॉल्यूशन होना चाहिए, और जिंक अकेले थोड़ी हो सकता भैया, सॉल्टे फॉर्म में रहेगा। तो देखो, जिंक सल्फेट सॉल्ट है, जिंक कार्बोनेट सॉल्ट है, जिंक बाई कार्बोनेट सॉल्ट है। अब तो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा सर, आप ई कितना लिखे हैं बताइए तो नहीं। अबे आया है ना, HCO3 माइनस होता है और Zn+2 होता है, तो ये मिलके क्या बनेगा? ZnHCO3 होल ट्वाइस। अरे बनेगा। और ये देखो CO3-2 SO4-2, अरे होता है। अच्छा, जिंक नाइट्रेट भी मिला सकते हैं क्या? जिंक नाइट्रेट, बताओ जिंक नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट, हाँ है ना भाई? तो ये हो जाएगा हमारा ZnNO3 होल ट्वाइस। नाइट्रेट का मतलब +5 में है। अरे 8 केवल तब लगता है ना जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे, है ना? देखो नाइट्रोजन +5 में है और इस पे चार्ज माइनस है,
तो माइनस यहाँ वाला आ गया, यहाँ का जो +2 है वो यहाँ आ गया। देखो ZnNO3 माइनस। अच्छा जिंक नाइट्राइट होता तो तुम बताओ, जिंक नाइट्राइट होता तो, नाइट्राइट, नाइट्राइट है, नहीं याद है, इससे कैसे चलेगा भैया। नाइट्राइट क्या था हमारा, NO2 माइनस, और जिंक तो जिंक है भैया, जिंक +2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक NO2 होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है क्या? अबे नहीं यार, अरे हम बोले थे ना भैया नाम बहुत, तुम लोग नोमेनक्लेचर एक बार फिर से पढ़ क्या नहीं ले रहा है भाई, मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा भाई। तुम लोग एक बार फिर से नोमेनक्लेचर पढ़ लेने में क्या है, 10 मिनट का टॉपिक है भैया। शायद पीरियोडिक टेबल में ही बता दिया था नोमेनक्लेचर, पीरियोडिक टेबल बताए थे, केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, तो फिर पी ब्लॉक में, अरे जहां भी बताया था भाई, जहां भी बताया था भाई वहां कर लो ना यार थोड़ा सा। अभी ये करने में क्या दिक्कत है कि भाई जिंक है, ये सल्फेट SO4-2 में जाता है, ये तुमको मालूम है भाई। एक बार फिर से कर लो यार, तुम लोग को यार ये नाम वाला मैं कितनी बार से बोल रहा हूँ, और यकीन मानो एग्जाम में तुमको कंपाउंड लिख के नहीं देगा भैया, नामे लिख के देगा, कंपाउंड तुमको खुद बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बना पाते हो तो फिर दिक्कत है तुमको। चलो तो हम लोग बात करें कि हम लोग स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक मॉडल मेटल रॉड को हम डिप करते हैं उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, यही स्टेटमेंट भैया। मतलब अगर हम ये रॉड किसका लेते हैं, जिंक का, तो ये फिर सॉल्यूशन किसका होगा, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्राइट, जिंक बाइकार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, बराबर है क्या। अगर हम ये लेते हैं कॉपर का, अगर हम ये रॉड किसका लेते हैं भैया, कॉपर का, तो सॉल्यूशन मुझे किसका लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बाइड, कॉपर कुछ भी ले लो, बराबर है क्या, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर बाइकार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्राइट, है ना, कुछ भी ले सकते हो। अरे क्लियर है भाई, अरे ले सकते हो नहीं ले सकते। अगर तुम इसको लेते हो एल्यूमिनियम का, तो इसके अंदर सॉल्यूशन किसका लोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, है ना भैया। मतलब जितना भी सॉल्ट लेना है वो तुमको किसका लेना है अब, एल्यूमिनियम का। अगर तुम इसको लेते हो किसका भैया, हाइड्रोजन का, तो इसका भी सॉल्यूशन किसका लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का। अब तुम बोलोगे हाइड्रोजन का भी सॉल्यूशन होता है क्या, नहीं होता है हाइड्रोजन का सॉल्यूशन, H2SO4, HNO3, H2CO3, HCO3, नहीं होता रे, ये सब हाइड्रोजन का कंपाउंड है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो तो ये सब हमारी बात, तो ये बात समझ में आ गया क्या, सबसे पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या, कि सबसे पहले अगर मुझे बैटरी बनाना है तो हम कोई भी एक मेटल लेंगे और उस मेटल को हम उसी के वापस से हम उसी के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम उसको डिप करेंगे, सही है क्या। अच्छा जब सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करोगे ना तो दो स्टेप हो सकता है, या तो इसका इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। क्या हो सकता है वापस से बोलो जरा, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वापस से बोल रहा हूं भैया ऐसा होता है इसलिए बता रहा हूं, जो मेटल रॉड है उसकी बात कर रहा हूं, इधर देखना, मैं बोल रहा हूं अगर हम इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहां पे दो स्टेप होता है, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑक्सीडेशन, सही है क्या, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर रिडक्शन, सही है ना भैया। अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। तो हमारे पास दो ही स्टेप हो सकता है, एक स्टेप क्या हो सकता है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन मिले, और तीसरा स्टेप हो सकता है जब कुछ ना हो। अरे जब कुछ ना हो तो बैटरी घिउरा बना रहे हो फिर हैं? जब ना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो फिर बैटरी बना क्या रहे हो, फिर उसका मत बनाओ उसका, फिर अपने पास दो ही होगा, क्लियर है भाई। अच्छा एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है जब कुछ ना हो लेकिन दूसरे वाले का सब कुछ हो, समझ में आ रहा है क्या, वो कंडीशन हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास तीनों कंडीशन आएगा पर अभी हमारे पास दो ही कंडीशन है, क्या क्या, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, बस यही दो कंडीशन हो सकता है। तो चलो एक बात बताना मेरे को, अगर इसमें इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या होगा, मतलब हम लोग स्टेप पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है, देखना सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेना, मार्क कर लेना। देखो ये हमारा क्या है भैया, एक मेटल रॉड है, बराबर, और ये है किसका भैया, सॉल्ट सॉल्यूशन उसके खुद के मेटल का, ठीक है भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन मेटल, समझ में आए। तो ये हमारा क्या है भैया, सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई दिक्कत भैया, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है। अरे सही है ना, अगर हम उसको लिए हैं जिंक तो इसको लेकर तुम जिंक सल्फेट, आसान है जिंक सल्फेट लेना, है ना भाई, जिंक सल्फेट। तो अब इसका दो कंडीशन हो सकता है, कितना कंडीशन पॉसिबल है भैया इसके में दो कंडीशन पॉसिबल है। पहला कंडीशन हो सकता है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो पहला स्टेप हो सकता है हमारा डी इलेक्ट्रोनेशन, सही है,
पहला क्या हो सकता है भैया, डी इलेक्ट्रोनेशन, और दूसरा क्या हो सकता है, री इलेक्ट्रोनेशन। अबे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हैं बोलो भाई, उसमें क्या हो सकता है भैया, पहला हो गया डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कोई दिक्कत भाई, अरे बोलो भाई, यहां तक कुछ समझ में आई या नहीं आई। तो दूसरा स्टेप क्या हो सकता है भैया, इलेक्ट्रोनेशन। कोई तकलीफ है तो बोलो यहां तक। क्या इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल है, जब हम किसी भी मेटल रॉड उसके खुद के सोल्ट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वहां पे दो कंडीशन बन सकता है, क्या क्या भैया, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे कौन, मेटल, या फिर वो और इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले। समझ में आ रहा है क्या, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, बताओ भैया, कोई दिक्कत है क्या यहां तक, कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्की बात। तो यहां पे हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं, समझना। जो पहला कंडीशन है डी इलेक्ट्रोनेशन, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है भाई। मान लो कि हमारा मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है, ठीक है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो मेटल रहेगा कि आयन हो जाएगा, आयन। और आयन तो भैया लिक्विड में ना रहता है, आयन कभी सॉलिड थोड़ी हो सकता है भैया। ऐसा कभी देखा क्या, रोड है ए आयन है, नहीं नहीं, वो भैया आयरन है। अगर तुम उसको आयरन +2 या आयरन +3 में ले जाते हो तो भैया वो लिक्विड में रह सकता है, सॉलिड में नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं कि तुम आयरन +2 में बोलेगा रे हमारे पास रॉड है, ए बहुत लेबर का है कि नहीं रे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्लियर है भैया। तो हमारे पास अब हम क्या बोलेंगे, जब हम उसको मेटल आयन को डिप करेंगे उसके अंदर, तो भैया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तबे ना डी इलेक्ट्रोनेशन। नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं आ रहा है भैया। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरह का कुछ होगा, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे यहां तक समझ में आ रही है। हम इसमें मेटल रॉड को डिप करेंगे, सही है, अरे हम इसमें क्या करेंगे भैया, मेटल रॉड को डिप करेंगे। तो डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब ये मेटल रॉड अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, अरे सही है ना, बोलो, वो मेटल रॉड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। मतलब हम लोग बोले अच्छा मेटल मैक्सिमम तो +2 में जाता है, सही नहीं है। तो हम लोग बोले कि भैया ये हमारे पास मेटल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन मान लो 2 को छोड़ दिया, मतलब मान लो n इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये अपना जैसे ही n इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना तो ये हो जाएगा Ne इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल +2, आ जाएगा क्या। अब बताओ क्या मेटल +2 इस रॉड के ऊपर रह सकता है क्या, नहीं। अब मेटल +2 जो है वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि भैया वो लिक्विड बन जाएगा, समझ में आ रहा है, टूट गया है वो। तो अब हम लोग ये बोले कि भैया ये जो है वो किस में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, कोई दिक्कत। पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, बोलो, पहला स्टेप क्या हुआ भैया, डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है भाई। डी इलेक्ट्रोनेशन में क्या हो रहा है, जब हम मेटल रॉड को डिप कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो आयन में बदलेगा, और आयन बनने के बाद भैया वो रॉड पे नहीं रह सकता है, चाहे जो हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया भैया, वो रॉड पे नहीं रह सकता है। और अगर वो रॉड पे नहीं रह सकता है तो एसेंशियल कंडीशन है कि उसको सॉल्यूशन में आना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सही है। अरे बोलो, क्या सॉल्यूशन के अंदर मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या सॉल्यूट बढ़ाते हैं तो क्या प्रेशर नहीं बढ़ता है क्या, अरे बोलो, क्या जब नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते हैं तो क्या वेपर प्रेशर चेंज हुआ था, अरे वेपर प्रेशर कम हुआ था, मतलब इस पे प्रेशर, लिक्विड पे प्रेशर ज्यादा है ना भाई, नहीं समझ में आया। मतलब हमारे पास दो तरह का प्रेशर है, एक तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है और एक हमारे पास सॉल्यूशन प्रेशर है। तो बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ऑस्मोटिक का मतलब नॉर्मल मूवमेंट है ना भाई, कौन कहाँ मूव कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर की, सॉल्यूशन प्रेशर की बात करें तो डी इलेक्ट्रोनेशन में किसका प्रेशर तुमको ज्यादा दिख रहा है, सॉल्यूशन का कि ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना भैया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया जिस वक्त डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा होगा उस वक्त हम बोलेंगे कि भैया सॉल्यूशन प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है क्या, अरे बोलो भाई। अच्छा यहाँ पे रिएक्शन क्या चल रहा होगा कि मेटल टूट रहा होगा, यहाँ पे रिएक्शन क्या चल रहा होगा, मेटल टूट रहा होगा, मेटल +2 इलेक्ट्रॉन में, सही है। अरे अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मेटल अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख सकता है कि नहीं रख सकता है, कोई भी मेटल अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख सकता है या नहीं रख सकता है, नहीं इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। अरे ऐसा मानना है ना तुम्हारा, पेंसिल को दोनों तरफ से छीलो, एक बार वहां पे जाकर लगाओ, देखते हैं तुमको करंट मारता है कि नहीं। अगर करंट मार दिया मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और करंट नहीं मारना मतलब नहीं है। लगाओ तो एक बार ट्राई करो तो, अबे पेंसिल को दोनों तरफ से छील दो, बोर्ड में घुसेड़ दो और दूसरा का इनको पकड़ लो, मजा आ जाएगा, है कि नहीं है। उस दिन मेरा प्रैक्टिकल हो गया था, ठीक है। अब दोबारा नहीं करना है, चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या बोले,
देखो, क्योंकि करंट कौन फ्लो करवाता है? अरे इलेक्ट्रॉन करवाता है ना, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी ना फ्लो करेगा। अरे करंट करंट किसी के बाप के यहाँ से है? इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो करंट मूव करता है। अरे इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो करंट अपीयर होता है। अरे यही ना होता है भैया, अरे यही ना होता है भाई मेरे। तो हम लोग ये बोले कि भैया कोई भी मेटल रॉड अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रख सकता है। सही बात गलत बात? अरे यार अगर मेटल कोई भी भैया तार, एल्यूमिनियम भैया मेटल है, उसमें तार इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है क्या? अरे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब तार के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मतलब आयरन आयरन जैसे मान लो कि एगो रॉड है बाहर है, मान लो गेटवा है, ठीक है भाई, वो जो है ना मेन गेट भाई, है ना भाई, उसमें हम लोग क्या किए, वो इलेक्ट्रिसिटी का तार घुसा दिए। अब बोले भूआ गेट छुआ था, करंट तो नहीं मारेगा? अबे करंट मारेगा कि नहीं मारेगा भैया? मारेगा। इसका मतलब उसके में फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? हैं? अबे चलना तो ट्राई करवा देते हैं, है ना भाई? अरे शांत रहो। तो भैया करंट मारेगा या नहीं मारेगा? मारेगा ना भाई। इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? मतलब मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है ना भैया। मेटल पे क्या रह सकता है भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? बोलो भाई, क्या यहां तक कोई तकलीफ है? पक्की बात समझ में आई? तो भैया मेटल पे, अच्छा देखना, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि भैया जब ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पे रह जाएगा उलझ के, और मेटलवा जो आयन बना है वो पानी में आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन में आ जाएगा। सही बात गलत बात? अरे सही। अच्छा तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि हम सेम आयन का सोल्ट सॉल्यूशन क्यों लिए। नहीं, हम सेम आयन का सोल्ट सॉल्यूशन क्यों लिए हैं, ये बात समझ में आई क्या? समझना जरा। अगर ये सेम नहीं होता और मान लो ये जिंक होता और ये कॉपर होता, तो देखो तो कि कॉपर के अंदर जिंक घुस जाता क्या? हमारा पूरे बैटरी का तहस नहस कर देता कि नहीं कर देता? अरे कर देता ना भाई। तो हमारा यहाँ पे ये कर देता, बिगाड़ देता पूरा। इसीलिए हम भैया हम यहाँ जिंक लिए तो यहाँ भी जिंक का सॉल्यूशन लिए, यहाँ पे कॉपर लिया तो यहाँ भी कॉपर का, क्योंकि हमको पता है कि भैया वो निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ये हमारा हो गया पहला, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन। समझ में आया क्या? अबे यहां तक क्लियर है क्या डी इलेक्ट्रोनेशन क्या होता है और कैसे होता है? जब हम किसी भी मेटल को रॉड करेंगे उसके खुद के सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है भाई, तब या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। सही बात गलत बात? अब नहीं बोलोगे भाई? या तो वो, बोलो बोलो, या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो वो रिसीव करेगा। अब बताओ जरा, तुम बताना मेरे को, अगर इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रह गया है, तुम बताओ मेरे को, इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रह गया है? मेटल रॉड के ऊपर। तो बताओ क्या मेटल के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा है क्या? अच्छा, जो पॉजिटिव बना है, जो आयन बना है, वो किसमें जा रहा है? सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर चार्ज पॉजिटिव बन गया क्या? क्या एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? अरे पहले भी पॉजिटिव था, जिंक प्लस तो पहले भी था ना, लेकिन जितना जिंक प्लस टू था उतना ही SO4 माइनस भी था, तो बैलेंस था। लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज आ गया कि नहीं पॉजिटिव वाला? तो हम लोग बोले कि सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया है। तो समझ में आ गया? सबसे पहले अगर डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब ऑक्सीडेशन। अबे डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है मेटल का, और मेटल का जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो उस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया है। अरे उस रॉड पे क्या आया है और सॉल्यूशन में क्या आया है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो जाएगा? अरे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या कुछ वोल्टेज नहीं आएगा क्या इसके बीच में? अबे आएगा कि नहीं आएगा? तो कुछ आएगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है भाई? मतलब इतना समझ में आ गया ना कि हाँ कुछ डिफरेंस आ गया, मतलब ईएमएफ का डिफरेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई यहां तक? चलो अगला स्टेप है हमारा इलेक्ट्रोनेशन। अगला स्टेप क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन में क्या ठीक इसका उल्टा कर दे क्या? हम लोग बोल दे कि भैया सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल गया होगा? रॉड को। अरे सही है ना? समझना जरा, थोड़ा सा इसको अलग अलग से समझेंगे। देखना जरा, हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा एक क्या है, हमारे पास एक कंटेनर हुआ, और इसमें हम लोग डिप कर दिए किसको? और मेटल रॉड को। अरे डिप कर दिए क्या हम लोगों ने? इसको कर दिया मेटल रॉड डिप। अब यहां पे क्या होता है भैया, अगर इसके इस रॉड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो इस रॉड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अबे सही है ना भाई? अब नहीं बोलोगे भाई? पक्की बात? इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अच्छा ऐसा कब हो सकता है? ये कब पॉसिबिलिटी है?
एक बात बताओ, मेटल अपने अंदर नेगेटिव चार्ज रखता कि नहीं रखता? अबे रखता है ना भैया, मेटल अपने अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो समझना, तो जिंक जो है वो अपने अंदर नेगेटिव चार्ज रखे हुए है कहीं पे, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग बात करें, जो सॉल्यूशन में जो है ना वो जिंक +2 है। सॉल्यूशन में क्या है? जिंक +2। अगर सॉल्यूशन में जिंक +2 है तो ये क्या हो सकता है कि ये इसका वाला इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या इस पे जा सकता है क्या? नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा तो बोलो ना। अरे इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन क्या होता है? जब मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है तो इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है ना भाई, ले सकता है कि नहीं? तो पहला कंडीशन क्या था? जब मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो दूसरा कंडीशन ई हो सकता है ना कि भैया आयन अपना इलेक्ट्रॉन ले। अरे होएगा कि नहीं होएगा? तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, समझना, हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जो है ना वो मेटल +2 है, और ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके इस पे चढ़ के मेटल बन गया, सही है? अरे बोलो भाई, सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कहां चला गया? मेटल के ऊपर। अच्छा एग्जैक्टली ये हुआ नहीं होगा, ये कैसे हुआ होगा भैया? ये मेटल किसके पास गया होगा? ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया होगा? मेटल के पास। फिर ये वाला मेटल किसके पास गया होगा? इसके पास। और फिर दोनों आपस में जुड़ के फिर मेटल बना दिया होगा, सही बात? अरे सही बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, मतलब मेटल जो है इसके ऊपर पहले जा रहा है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है। अरे आसपास, पहले मेटल के आसपास कौन जा रहा है? मेटल +2 जा रहा है, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसका मतलब मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा अब समझना, अब जैसे मान लो कि हमारे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हम बोल रहे हैं कि 10 गो जिंक +2 है, और 10 गो ही मेरे पास SO4 -2 है, सही है? हम ये कंसिडर, हम बोल रहे हैं कि भैया इसमें से 2 गो जिंक जो है ना वो जिंक बन गया, मतलब +2 खत्म हो गया, मतलब ये सिर्फ 8 गो जिंक +2 बच गया है, तो 8 दूना 16 गो पॉजिटिव चार्ज है, और ये देखो 20 गो नेगेटिव चार्ज है। बताओ सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा? अरे बोलो, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? अरे आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? तो यहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज चल रहा था सॉल्यूशन के अंदर, और यहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो हम लोग बोले कि भैया एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन बन गया। अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या जिंक कम हुआ है क्या सॉल्यूशन में से? तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो कम हो गया होगा, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अरे सही है ना? तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हो बोलो? यहाँ पे लिख सकते हो OP इज ग्रेटर देन SP। अरे बोलो भाई, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तुम बताओ कहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां पे रिडक्शन? यहां पे देखो मेटल का हुआ है ऑक्सीडेशन, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो ऑक्सीडेशन। यहां देखो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो रिडक्शन। तो बताओ यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? अभी यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर है भाई? तो इधर क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीडेशन, इधर क्या हो रहा है हमारा? रिडक्शन। अच्छा तुम बताओ, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटल पे चार्ज नेगेटिव की पॉजिटिव है? अरे मेटल पे चार्ज नेगेटिव। कौन दुनिया में जी रहा है पॉजिटिव वाला सब? अरे दिख तो रहा है मेटल पे चार्ज नेगेटिव है, समझ में आ रहा है क्या? मेटल पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब मेटल पे चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि भैया ये जिंक +2 इस पे चढ़ रहा है, समझ रहे हो? जबरदस्ती नहीं भैया हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो, तो उसमें ओवरऑल चार्ज तो पॉजिटिव आ जाएगा ना भाई थोड़ा देर के लिए। नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? खाना वाना खाई? हाँ। हाँ, तो सॉल्यूशन में जो SO4 -2 है ना उसका कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड के ऊपर आ जाता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है भाई। और वही कुछ इलेक्ट्रॉन फिर इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा। जैसे ही कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आने, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या होगा, समझ आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पे क्या होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे सीधा, तुम यहाँ पे क्या रिएक्शन लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे कि भैया ये जो मेटल +2 है ना, वो चढ़ा मेटल के ऊपर, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके किस में बदल गया, मेटल में बदल गया। समझ में आ रहा है क्या, ये हमारा रिएक्शन है। क्लियर है। अरे जो दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना भाई, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो वैसा क्या नहीं, ये भी तो बैलेंस था ना, तो जाके छोरा का है, तो वो भी बैलेंस था, जाके लिया का है लफड़ा। और जब दुन्नू नहीं करेगा तो फिर क्यों वाला बना रहे हो बैटरी, फिर बनाओ, है कि नहीं रे। जब दुन्नू करवे नहीं करेगा तो बैटरी कच्ची का है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। तो इसका मतलब यहां बताओ भैया, जो हमारा डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ है, तो यहां पे हमारा क्या हुआ भैया, ऑक्सीडेशन हुआ है ना भाई। अब बोल भी नहीं करेगा, तो हमारा इसमें पहला स्टेप। अच्छा बताओ, ये मेटल सॉलिड है कि लिक्विड है, ये रॉड वाला सॉलिड है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये मेटल जो सॉलिड है, वो मेटल +2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ है। एक्वस में देख लो, पानी में गया ना एक्वस सॉल्यूशन में, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब या फिर +n लिखो, और ये वाला हो जाएगा n इलेक्ट्रॉन। अरे सही है। तो इसका मतलब ये हो गया इन सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया इन सॉल्यूशन मेटल +n इंक्रीजेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेटल रॉड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि भैया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, वो समझ में आ गया क्या, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा भाई यहां पे। अरे होएगा कि नहीं होएगा, चलो एग्जैक्टली मैं जैसा बना रहा हूं वैसे ही बनाना भैया, बीच में देखो जगह खाली कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो इस तरफ क्या लिख सकते हो बताओ जरा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, बोलो जल्दी। अरे मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है ना, तो बताओ ये पहले एक्वस में था ना भाई, +n एक्वस, 2n मतलब n इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और बना दिया मेटल, जाके सॉलिड बन गया ना। अरे रॉड पे चला गया वो मेटल, तो सॉलिड बन गया ना भैया। अरे सही है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में से, इन सॉल्यूशन मेटल जो है, मेटल +n जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब मेटल रॉड पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। चौथा पॉइंट हो जाएगा सोर्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखना, यहां पे क्या हुआ, मेटल रॉड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन देने लायक हो गया ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो देगा ना, और ये हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब लेने लायक हो गया। अब देखो ये देने लायक है, ये लेने लायक है, आपस में मैनेज कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अबे देना लेना चलते रहता है ना भैया। ये देने लायक और ये लेने लायक, दोनों आपस में देना लेना ले लेगा, मैनेज कर देगा। तुम जो हंस रहे है ना बउआ, सब समझ रहा हूं मैं। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो बताओ। Salt solution of its own ion। थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद लिख लेना तुम लोग, बता दो। अच्छा, क्या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना, जब हम रॉड को डिप करेंगे तब कुछ हो ना हो। अरे बोलो, क्या ऐसा कंडीशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, जब हम रॉड को डिप करें तो कुछ ना हो। तो जब कुछ नहीं होता है ना भैया, तब हम उसको बोलते हैं नल इलेक्ट्रोड, मतलब नाइदर इलेक्ट्रोनेशन नॉर डी इलेक्ट्रोनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं नन इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूशन प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और एग्जांपल हो जाएगा प्लेटिनियम और ग्रेफाइट। प्लेटिनियम और ग्रेफाइट को अगर तुम डिप करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब तीसरा कंडीशन, ये तुम्हारा केस 1 हो गया, केस 2, अब बीच में हम लोग जो लिख रहे हैं ना वो अलग है। ठीक है भाई। तो हमारे पास हो गया
हम बता रहे हैं यहाँ पे ऊ लिखो ना, नाइदर इलेक्ट्रोनेशन नॉर डी इलेक्ट्रोनेशन, ना तो इलेक्ट्रोनेशन होगा ना ही डी इलेक्ट्रोनेशन होगा। ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इसका भैया एग्जाम्पल होता है, और एग्जाम्पल हाईली इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल गजब का इंपॉर्टेंट है, इसको लाल रंग से लिखना। ये है हमारा प्लेटिनम और ग्रेफाइट, ये दो ही है, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट। चलो यहां तक करो जरा, ये वाला नहीं लिखना है।